नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे BSTC प्रथम वर्ष चतुर्थ पेपर आपका भाषा संज्ञान और समाज का है। ये प्रश्न पत्र आपका 35 अंकों का होगा, जिसमें पास होने के लिए आपको 14 अंकों की आवश्यकता होगी। और इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत में एकता का मूल आधार कौन सा है? तो भारत में इन 4 ऑप्शन में से एकता का जो मूल आधार है वो है आपका संस्कृति की एकता। हमारे भारत में जितनी भी भारतीय संस्कृति हैं उन सब में एकता जुड़ी हुई है, तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी को भारत की या संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो अनुच्छेद याद रखना है आपको। देवनागरी में जो हिंदी भाषा लिखी गई है, ठीक है, ये हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। अगला तीसरा क्वेश्चन है, 1956 में श्रीलंका की राजभाषा कौन सी घोषित की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, श्रीलंका में जो सिंगल भाषा है इसको राजभाषा घोषित किया गया था वर्ष 1956 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का उपयोग किन व्यक्तियों के लिए किया जाता है? तो ब्रेल जो लिपि होती है उनका मुख्य रूप से उपयोग जो है अंधे या जो ब्लाइंड या दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवा, भाषाओं के महत्व को हमारे संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ध्यान रखेंगे, हमारे देश के अंतर्गत पूरे भारतीय संविधान में जितनी भी हमारी भाषा हैं उनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और अब तक इस सूची में 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया था तो उस समय पर मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, परंतु 8 भाषाएं और बढ़ा दी हैं, तो कुल मिलाकर के अब वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में होता है ना के, खे, गे, ये सब क्या है? हमारी वर्णमाला है। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा लिखिए। शब्द किसे कहते हैं? अर्थ और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा देखिएगा शब्द की। वर्णों के मेल से बना एक सार्थक ध्वनि का समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के हमारे विचारों को प्रकट करता है वो शब्द कहलाता है। और शब्द की बात करें अगर अर्थ के आधार पर, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ध्यान रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 8, भारत में उपस्थित 4 प्रकार के भाषा परिवार कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में 4 भाषा परिवार है। पहला है हमारा आर्य भाषा परिवार, जिसको इंडो आर्यन भाषा परिवार कहते हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसको द्रविडियन के नाम से जानते हैं। तीसरा है तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार और चौथा है आस्ट्रो एशियाटिक, जिसको हम मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां, मानक भाषा के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं अथवा उनकी विशेषताएं क्या है? तो लक्षण पूछे, विशेषताएं एक ही बात है। मानक भाषा के अंतर्गत मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मानक जो भाषा है वो व्याकरण सम्मत होती है। मानक भाषा उच्चारण में लेखन में अशुद्धियों से मुक्त होती है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती। मानक भाषा अपने क्षेत्र में सर्वमान्य होती है, इसको सभी लोग उपयोग करते हैं। तथा समाज व राज्य की अधिकृत भाषा होती है, यानी कि ऑफिशियल भाषा भी होती है। मानक भाषा के शब्द सरल और बहुप्रचलित होते हैं। मानक भाषा आंचलिक और प्रांतीयता के प्रभाव से मुक्त होती है, इस पर किसी भी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों जो इम्पोर्टेंट है, आपको अथवा वाले प्रश्न अपनी सीरीज में निशान लगाएंगे और पढ़ के ज़रूर जाएं।
क्वेश्चन है बहुभाषिकता का कक्षा कक्ष में क्या महत्व है। तो ये प्रश्न आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में अस्मिता का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे आंसर इसका, भाषा के संदर्भ में अस्मिता का अर्थ है साथियों, थोड़ा सा रोटेट हो चुका है, तो यहाँ पर देखेंगे भाषा के संदर्भ में अस्मिता का अर्थ है भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान। भाषा की यही पहचान सत्ता तंत्र से भी जुड़ी हुई है। भारतीय संघ ने विभिन्न भाषाई अस्मिताओं की स्वीकृति को स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी ज़रूरत माना है। यही कारण है कि भाषाओं के संदर्भ में भारतीय संविधान ने 8वीं अनुसूची की व्यवस्था करके भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया है। हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है और फिलहाल में वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। समय समय पर सूची बढ़ती है, अर्थात इसमें नई नई भाषाएं शामिल होती है। सभी भाषाएं अलग अलग तरह से विशिष्ट और प्रभावी विशेषताओं को संजोए रहती हैं। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, ध्यान रखेंगे, भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां, देखेंगे। भाषा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करती है, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। किस तरीके से भाषा हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करती है। तो देखेंगे आंसर, किसी भी समाज में कला व साहित्य की सांस्कृतिक मूल्यों का रक्षण करते हैं। प्राचीन काल भारतीय साहित्य, वैदिक साहित्य संस्कृत में तथा जैन व बौद्ध साहित्य प्राकृत, पाली व संस्कृत में लिखित है। तत्कालिक समाज में संस्कृत व प्राकृतिक बोलचाल की भाषा थी। उस समय के साहित्य में ही हमारे उस समय के ही सांस्कृतिक मूल्य स्थापित थे। लोक भाषा में विभिन्न प्रकार की भाषा, कहानी, गीत, मुहावरे और लोकोक्तियाँ उपलब्ध हैं। ये सब तत्व भाषा के महत्व से ही हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखते हैं। भाषा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, परंतु सांस्कृतिक मूल्य सभी संस्कृतियों में समान रूप से विद्यमान है। कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब अलग अलग भाषाओं में है, परंतु इनमें जो मानवीय मूल्य हैं वो सारे विश्व के लिए समान हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों की अस्मिता का संरक्षण भाषाओं के माध्यम से ही संभव है। अथवा में आपका प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, जेंडरीकरण से आप क्या समझते हैं, तर्क सहित स्पष्ट कीजिएगा। ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, ध्वनि संकेत व लिपि संकेत से आपका क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले ध्वनि संकेतों को देखेंगे। ध्वनि मानव मन में उद्धृत अद्भुत विचारों की एक अभिव्यक्ति है। इसके लिए कोई निर्धारित संकेत या चिन्ह नहीं होता। ध्वनि को किसी भी संकेत या चिन्हों से स्पष्ट किया जा सकता है, परंतु उन चिन्हों को सभी व्यक्ति अर्थ के अनुकूल नहीं समझ सकते। बात करें लिपि संकेत की, तो लिपि संकेत भी एक तरह से ध्वनि मूलक ही है, परंतु वे संकेत पूर्णतः निर्धारित हैं। देवनागरी, अरबी अथवा अंग्रेजी लिपि ध्वनि मूलक ही है, इनमें एक ध्वनि का लेखन होता है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, धर्म के कारण हमारे भाषाई शब्द भंडार में किस प्रकार से वृद्धि हुई है। ये प्रश्न आपको यूनिट 1 में मिलेगा, तो ये ज़रूर पढ़ के आप लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा, भाषा एवं वर्ग के संबंध की विवेचना कीजिए। भाषा और वर्ग में किस तरीके से संबंध है। निबंधात्मक प्रश्न है, भाषा एवं वर्ग के बीच एक अटूट संबंध है। वर्ग का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है। जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। लोग दूसरों के श्रम को खरीदने अपने हक में उपयोग करते हैं, उसे हम बुर्जुआ मजदूर वर्ग कहते हैं। और ये दोनों वर्ग कामोवेश किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। एक समाज का हिस्सा होने के कारण दोनों वर्गों के सदस्य उस समाज में उपयोग की जाने वाली
भाषा का ही उपयोग करते हैं। उन भाषाओं के व्यावहारिक नियम दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। उन भाषाओं के व्याकरणिक नियम दोनों के लिए एक होते हैं। उन भाषाओं के शब्दकोश दोनों वर्गों के लिए एक से होते हैं। इस प्रकार देखने से लगता है कि अलग अलग वर्गों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषाओं में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता तथा भाषा दोनों के लिए समान रूप से काम आती है। गरीब और अमीर एक ही भाषा का प्रयोग करते हुए भी हित साधन के लिए उसका अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है तथा दूसरा वर्ग शोषण को समझने के लिए तथा उसका मुकाबला करने के लिए प्रयोग करता है। अथवा में आपका प्रश्न है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी, जैसे विद्यालय है, परिवार है, ठीक है, समाज है, ये संस्थाएं, इनको वर्णन याद रखना है आपका अंतिम प्रश्न है, वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाक्य के 3 तत्व हैं, याद रखेंगे आप लोग। वाक्य के कितने तत्व हैं? 3। पहला है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है उपेक्षा या जिज्ञासा की असमाप्ति। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। कर्ता को कर्म और क्रिया की अपेक्षा रहती है। कर्म को कर्ता और क्रिया की तथा क्रिया को कर्ता और कर्म की अपेक्षा को जिज्ञासा हम कह सकते हैं। आकांक्षा की पूर्ति के बिना वाक्य अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है। इसलिए वाक्य में पदों का आकांक्षित होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा तत्व है योग्यता। योग्यता का अर्थ है पदों में परस्पर संबंध की योग्यता या क्षमता, अर्थात पदों के द्वारा जो अर्थ कहा जा रहा है उसको क्रियात्मक रूप देने की योग्यता व क्षमता होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह होता है कि पदों के अन्वय में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और पदों के अन्वय में 2 प्रकार की बाधा हो सकती है, या तो अर्थमूलक बाधा होगी या फिर व्याकरण मूलक बाधा होगी। और तीसरा जो तत्व है वो है आसक्ति या सन्निधि। आसक्ति का अर्थ है समीपता, इसी को हम सन्निधि भी कहते हैं। समीपता का अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त पद लगातार या क्रमबद्ध रूप से उच्चारित होने चाहिए, इसलिए समय की समीपता या सन्निधि अनिवार्य है जिससे वाक्य क्रमबद्ध हो सके। कुछ विद्वानों ने इन तत्वों के अलावा अन्य 2 तत्व और भी बताए हैं। जो पहला है आपका सार्थकता। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक होना चाहिए। पद तभी वाक्य बनते हैं जब वो सार्थक होते हैं। और एक अन्य बताया था अन्वयति, जिसको हम क्या बोलेंगे? अन्वय। इसका अर्थ है व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता, लिंग, वचन, विभक्ति, विशेषण आदि समरूप होने चाहिए। आपका अथवा में प्रश्न है साथियों, मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा का क्या महत्व है? मौखिक भाषा के विकास में किन किन प्रवृत्तियों का योगदान जरूरी है? ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। तो ये कंप्लीट आपका हिंदी करवा दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन पेपर है ना साथियों, भाषा, संज्ञान और समाज का। आप लोग इनको ज़रूर पढ़ के जाएं, तीनों मॉडल पेपरों को जो मैंने बताए हैं। इनमें जो जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से याद करके जाएंगे, आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और जो भी रीट वाले विद्यार्थी हैं लेवल 1 के और पात्रता की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो इसी ही एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज़ में जाकर के आपको पात्रता की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। सभी सब्जेक्टों की आपको उसमें अवेलेबल है। और आप लोग अपनी कंटिन्यूटी को रीट के लिए बना के रखें, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके 110 से 120 आराम से नंबर आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ बहुत दमदार है, शानदार है, व्याख्या सहित है। थैंक यू सो मच।